गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की हमारे पास जो चैप्टर वाइज हमने क्या करनी है, केस स्टडीज शुरू करनी है। ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होंगी जो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखो, ये वो केस स्टडीज है जो या तो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुकी हैं या आगे आ सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारी आपको केस स्टडीज करवा दी हैं, या सारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज करवा दी हैं जो या तो एग्जाम के अंदर आ रखी हैं या उनके 100% चांसेस है एग्जाम के अंदर आने के। और इन केस स्टडी से आपका सारा चैप्टर भी एक बार क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा इन केस स्टडीज को आप जब पढ़ोगे। और दूसरा, अगर आपको डिटेल में चैप्टर को पढ़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, इसकी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आप डिटेल में जाकर सबसे पहले क्या करो, चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद जाके जो ये केस स्टडीज है इनको खुद देखो, समझो और उनके क्या दो, आंसर दो। तब आपको बहुत अच्छे से चैप्टर्स की क्या हो जाएगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। बट मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो केस स्टडीज डाल रखी हैं जो आपको लगभग लगभग सारे पेपर्स के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुकी हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी तैयारी हो जाए ताकि आपको केस स्टडीज में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखना है कि कैसे हम उन केस स्टडीज को सॉल्व करना है, कैसे जो आंसर है उसको उस केस स्टडी से हमें पकड़ना है। देखो, मेन प्रॉब्लम हमें क्या आती है, हमें केस स्टडी तो समझ में आ जाती है लेकिन आंसर में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो कैसे हमने उस आंसर को उस केस स्टडी में पकड़ना है वो हमने इस वीडियो के अंदर देखना है। और दूसरा, हमने ये देखना है कि कैसे हम उन केस स्टडीज को आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं, आप जाकर वो मेरे चैप्टर को पढ़ लो जो मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लस आप इन केस स्टडीज को देख लोगे तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन चैप्टर्स के अंदर आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की क्या नेचर है और उसके क्या फायदे होते हैं। ठीक है ना। तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो ये है कि मिस्टर रोहित who was an employee in Seven Cosmetics Limited was able to produce the goods in time। देखो क्या बोला क्वेश्चन ने कि वो टाइम पर गुड्स तो प्रोड्यूस कर देता है बट एट हायर कॉस्ट। तो मिस्टर रोहित क्या होगा, क्या मिस्टर रोहित इफेक्टिव है, क्या मिस्टर रोहित एफिशिएंट है, क्या इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, ना ही इफेक्टिव है और ना ही क्या है, एफिशिएंट है। तो इस चीज को समझने पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट क्या होता है। तो देखो, आपको पता है इफेक्टिव कौन होता है। इफेक्टिव होता है जो काम को किसी भी तरीके से कर दे, चाहे उसके ऊपर कॉस्ट क्या हो, ज्यादा ही क्यों ना लग जाए। और एफिशिएंट कौन होता है, जो काम को करे लेकिन उसके ऊपर जो खर्चा है उसको क्या करे, कम करे। ठीक है ना। तो अब इस केस में मिस्टर रोहित क्या है, मिस्टर रोहित जो है, ध्यान से देखना है। देखो, हमें लगेगा कि मिस्टर रोहित क्या है, इफेक्टिव है। नहीं, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो व्हाट इज द आंसर, इफेक्टिव तो है। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि उसने अपने गोल को टाइम पर पूरा कर दिया, लेकिन वो इनएफिशिएंट है क्योंकि उसके ऊपर उसने कॉस्ट क्या लगा दी, ज्यादा लगा दी। लेकिन अगर हमें केस स्टडी में यह दिया होता कि जो मिस्टर रोहित है उसने गुड को टाइम पर प्रोड्यूस कर दिया ओनली, देन ही विल बी द इफेक्टिव। तो अकेला हम इफेक्टिव लिखते, एफिशिएंट ना लिखते। लेकिन अगर क्वेश्चन ये देता कि उसने टाइम पर प्रोड्यूस भी कर दिया और कॉस्ट भी कम लगी, तो फिर हम क्या लिखते हैं, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। लेकिन इस केस में हमें दोनों चीजों के बारे में बता दिया कि इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंसी के मामले में उसने कॉस्ट ज्यादा लगाई। तो हम आंसर क्या देंगे, अकेला इफेक्टिव नहीं देंगे, हम देंगे इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि उसने कॉस्ट क्या लगा दी, ज्यादा लगा दी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर सूरज वर्क एज एन सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एसेसरीज एंड फूड। He has been given a target of selling 1200 units of the food packet in a month by offering a maximum of 10% discount to his customer. In order to meet his monthly sale target on the last 2 days of the month, he offer 15% discount to the customer. In the context of the above case, is Suraj effective in his work? देखो, सिंपल सी बात है, केस स्टडी को ध्यान से समझना कि जो सूरज था वो सेलमैन था, उसको 1200 यूनिट का टारगेट दिया गया और बोला कि आप मैक्सिमम इनको बेचने के लिए 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो। लेकिन
जब उसने मंथली सेल टारगेट अपना पूरा करना था तो उसको पूरा करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसने 2 दिन के लिए 15% ऑफर डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो इस केस में क्या सूरज इफेक्टिव है? यस, सूरज इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिंपल क्या पूछा है, क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है? यस, इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने अपना काम टाइम पर कर दिया, लेकिन क्या वो एफिशिएंट है? नहीं है। तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं। अगर हमें दिया होता ही इज इनएफिशिएंट, यस ही इज इनएफिशिएंट। क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने काम तो पूरा किया लेकिन प्रॉपर टाइम पर नहीं किया, या कॉस्ट क्या लगा दी उसके ऊपर, ज्यादा लगा दी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इन एफिशिएंसी। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि भावना फील्स दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whereas Pooja argues that management is not required in non-business organization like school, hospital and club. Who is correct? देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने बात करी है किसकी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर हमने फीचर पढ़े थे ना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या बोल रहा है? अच्छा, उन क्वेश्चन ने क्या बोला कि क्या भावना करेक्ट है या पूजा करेक्ट है? तो नॉर्मल हमें पता है कि हमने फीचर पढ़ा एक मैनेजमेंट का, क्या? मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव, तो परवेसिव का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर रिक्वायर्ड है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो। तो कौन है सही? इस केस में भावना सही है। वाई? अगर आपको बोला जाए वाई, क्यों? बिकॉज ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। तो ऐसी केस स्टडीज आएंगे और इन केस स्टडीज को आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि सही आंसर हमारे पास क्या। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मेगा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन द रेवेन्यू मतलब क्या होगा, सेल earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reason of less revenue. After analysis, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to backward area where labor was available at very low rate. चलो, एक तो कंपनी देखो कम मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही थी वाटर हीटर, तो अब उसकी कॉस्ट देखो क्या आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी सेल थी वो उसकी कॉस्ट को कवर कर पा रही थी। तो उसे क्या लगा कि अगर हमें अपनी लेबर कॉस्ट को कम कर देंगे ना तो हमारा शायद फायदा हो जाए। तो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहां पर शिफ्ट कर दिया, बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दिया, व्हेन लेबर वाज अवेलेबल एट वेरी लो रेट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली। This will not only help in covering the risk but also help in meeting their other objective too. Identify and explain the objective of management discuss. देखो, जब भी आपने केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या मांग रहे हैं, मतलब वो हमें किस चीज का। आपको ये जो क्वेश्चन केस स्टडी होगी ना वो बहुत चीजों के बारे में बता सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले नीचे आप आंसर में देखो कि क्वेश्चन जो हमें केस स्टडी है इसके अंदर उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि निकालना किस चीज के बारे में हमने बताना है। तो उन्होंने पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो साथ के साथ हम ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव है। कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सोशल मतलब सोसाइटी को बेनिफिट, कोई ऐसा काम करे जिससे सोसाइटी का क्या हो, फायदा हो, ठीक है। और पर्सनल जो कंपनीज के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका फायदा हो। तो अब उन्होंने क्या बोला कि आप इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस स्टडी के अंदर मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो रखे हैं, आप उसके बारे में बताएं। तो देखो, सबसे पहले तो सिंपल उन्होंने बोला कि कंपनी का खर्चा नहीं निकल रहा, तो उसकी वजह से कंपनी ने क्या कर दिया, अपनी लेबर कॉस्ट को कम करना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर कहां पर लगा दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर बैकवर्ड एरिया में लगा दिया, जहां पर लेबर जो होगी वो क्या होगी, लो रेट के ऊपर होगी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, देखो पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और दूसरा वो क्या कर रहे हैं, सोलर वाटर हीटर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की प्रोडक्शन क्या हो, धीरे धीरे कम हो। तो एक तरीके से सोसाइटी का भी क्या कर रहे हैं, वो बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनका रिस्क कवर नहीं होगा। अदर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, सोशल, जो उनका सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव।
तो यहां पर कहीं भी हमारे पास पर्सनल की बात हुई नहीं हुई। तो इसके अंदर, इस केस स्टडी के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए, और तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ये लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे और सोशल के लिए इस लाइन को, कि वो सोलर हीटर की मैन्युफैक्चर कर रही है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। चलो तो नेक्स्ट अगली केस स्टडी देखते हैं। अगली केस स्टडी हमारे पास कि रियल अलायंसेस लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी इन इंडिया। इट इज एबल टू अर्न एडुकेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, मतलब अच्छा खासा वो पैसा कमा रही है। इट कैपिटल बेस्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ओवर द ईयर. The rate of the profitability of the business is also credible. The employee of the company are happy and satisfied with their remuneration, working condition, promotion policies. As a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to special abled person and promoting literacy in the village adopted by it. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें भी किसके बारे में बात करनी है? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो तीन ऑब्जेक्टिव है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। तो हमने इसमें देखना है कि किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी और लाइन को क्या करना है? कोट करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कोट करने का मतलब क्या होता है कि कौन सी लाइन आपको आपके इस ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियरली बता रही है, किस लाइन से आपको पता चलता है। तो देखो हमें क्या पता चला कि इट इज एबल टू अर्न रेवेन्यू कॉस्ट, और उन्होंने क्या कर दिया, उसका जो कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो क्या हुआ, लगातार बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो मतलब ये किसके बारे में बात कर रही है? कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि प्रॉफिट तो हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, सर्वाइवल भी हुआ। देखो पहले क्या बात करी कि अपना सर्वाइवल, रेवेन्यू टू कॉस्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है ना, और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की। अब इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशन। तो ये किसके बारे में बात करी उन्होंने? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब as a part of its moral obligation, company has taken many initiative to provide employment to specially abled person, मतलब सोसाइटी का भी क्या कर रही है, वो भला कर रही है। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला, कौन सा ऑब्जेक्टिव था? सोशल ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी कोब लिमिटेड. She uses her creativity and initiative in handling challenging situations at work. The knowledge gained by her during her student days at a renowned management institute, as well as through her observation and experience over the year, applied by Hema in a skillful manner. In the context of the realities of a situation, she often read books and other literature in varied field of management to keep her knowledge updated. तो अब देखो हमने ये केस स्टडी तो पढ़ ली। अब आपने सबसे पहले क्या देखना है? देखो जब भी मैंने तो आपको केस स्टडी पढ़ी है ना, सबसे पहले आपने क्वेश्चन के एंड के अंदर देखना है कि भाई हमें क्या बता रखे हैं, कैसे आप इजी तरीके से केस स्टडी को सॉल्व करोगे। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन ने कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट बनाओ। तो नेचर फटाफट हमें याद आया दिमाग के अंदर कि मैनेजमेंट की नेचर कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। या तो आर्ट, या क्या होगी साइंस, या क्या होगा मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि भाई कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन। तो देखो अब हेमा था एक मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर थी अपनी कंपनी की, तो उसको सारा पता। अब हमें कैसे पता चला कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, वेल है? तो हमने फिर इस केस स्टडी को पढ़ना है। तो उसके बाद हमने वो लाइन को क्या कर देना है, कोड, और हमने इस चीज को माइंड में रखना है कि हमें नेचर के बारे में पता करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि नॉलेज गेन्ड बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट एट रिनाउंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। और उसने अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस को एप्लीकेबल किया किसके अंदर? स्किलफुल मैनर के अंदर। तो ये क्या है? इट इज एन आर्ट, बिकॉज आर्ट के अंदर क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट के अंदर क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। जब आप चीज को, जब आप उस पर्टिकुलर बुक्स को स्टडी करके अपने खुद के स्किल तरीके से क्या करते हो, उसको अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज एन आर्ट। लेकिन साइंस में क्या होता है? एक सिस्टमैटिक स्टडी थी, बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें आप देखते थे कि आपकी वो चीजें जो अप्लाई हो रही है वो यूनिवर्सल अप्लाई हो। और प्रोफेशन में क्या होता? रूल्स एंड रेगुलेशन होते, एथिकल कोड्स होते, ठीक है ना। लेकिन इसमें किसकी बात करी गई है? इसमें बात करी गई मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और किस लाइन को कोट करके मैं पता चला? हेमा इज इन स्किलफुल मैनर। चलो तो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि धर्म इज अ वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग।
he owes the success of his business to his own education in business management and certified management consultant. देखो चलो इसको हम केस स्टडी की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है। एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसीडर मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। क्रिटिकल एक्सपेंस एग्जामिन द वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसीडर टू बी फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। तो ये भी मैनेजमेंट की नेचर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं कि धर्म इज द वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। मतलब वो अच्छा खासा बिजनेसमैन है। ही ओज द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस टू हिज ओन एजुकेशन। मतलब उसको क्या लग रहा है कि उसके बिजनेस की सक्सेस किया क्योंकि उसको खुद की नॉलेज थी या उसके मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड। देयरफॉर उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइड टू सेंड बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन धनुष एंड दामिन अब्रॉड टू एक्वायर अ डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट इन देयर इंडिविजुअल एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। ठीक है ना, कि दोनों को कहां भेजेगा वो फॉरेन के अंदर, ताकि वो मैनेजमेंट के अंदर अपने एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग डिग्री ले सके। ही फील दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। उसको क्या लग रहा है कि भाई जो पूरा वर्ल्ड है ना उसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो लगातार क्या होती है, ये बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है और एक डिसिप्लिन बन रहा है। मतलब एक प्रॉपरली लोग उसको फॉलो कर रहे हैं मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन की तरह। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, नॉर्मली मैनेजमेंट चलती थी कि कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, लेकिन अब उसको क्या लग रहा है कि ये भी एक अच्छा एरिया है, बट स्टिल इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। फिर भी अभी इसको हम फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं मानते फॉर सर्टेन रीजन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसीडर मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। देखो मैनेजमेंट को डिसिप्लिन धर्म क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने क्या देखा। देखो डिसिप्लिन का मतलब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब एक नॉर्मल वे के अंदर आप एक चीज को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, तो मैनेजमेंट को तो जो धर्म है उसको क्यों लगता है कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, बिकॉज उसके अंदर उसने देखा कि सारे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट की ग्रोथ हो रही है। और जो उसने अपने खुद के ऊपर भी देखा कि उसकी एजुकेशन ने उसके बिजनेस को ग्रोथ करी। तो मतलब अगर वो किसी चीजों को, किसी रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेगा ना खुद पढ़कर, तो उससे उसका बिजनेस क्या करेगा, 2 टाइम 3 टाइम 10 के फॉलो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो उसे लगा इट इज एन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो और उसके हिसाब से जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से उसको काम करो, तो वो चीज आपके बिजनेस को ग्रो करेगी ही करेगी। तो इस वजह से मैनेजमेंट क्या, धर्म को क्या लगता है मैनेजमेंट क्या है, एक डिसिप्लिन है। एंड क्रिटिकल एग्जामिन द वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। उन्होंने कहा कि क्रिटिकली एग्जामिन करो कि क्यों मैनेजमेंट को हम फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं मानते। देखो ये हमने बोला है कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। क्या कारण है कि प्रोफेशन नहीं है। देखो सबसे पहले प्रोफेशन के अंदर क्या आता है, अगर कोई भी चीज प्रोफेशन होती है तो उसमें क्या आता है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस आती है या उनकी एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे अगर हम बात करें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, तो इन सभी की एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। लेकिन प्रोफेशन की ऐसी एज सच कोई डिग्री है। देखो अभी हमें पता है कि एमबीए एक डिग्री है, लेकिन अभी वो इतनी ज्यादा कारगर नहीं है। अभी भी कोई भी व्यक्ति को हम मैनेजमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, कोई इसकी पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। एमबीए सिर्फ एक वो तरीका है जो आपको बताती है कि मैनेजमेंट को कैसे करना है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड डिग्री नहीं है। तो इस वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ एमबीए वाला ही कोई भी कर सकता है। आजकल देखा होगा इंजीनियर हो गए, डॉक्टर, वो भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ लॉयर ही लॉ की प्रैक्टिस करेगा या सिर्फ डॉक्टर जिसके पास डिग्री होगी वही उसकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये कारण हो गया हमारे पास कि वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन ना होने का। दूसरा कारण क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो हमें पता है डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन होती है आईसीएमआर, लॉयर्स की एसोसिएशन होती है जिसको बोलते हैं बार काउंसिल, ठीक है ना। इन सबकी एक एसोसिएशन होती है। लेकिन क्या एमबीए वालों की कोई एसोसिएशन है, कोई मैनेजमेंट की एसोसिएशन है? नहीं, इनकी कोई भी एसोसिएशन नहीं है। तो इस वजह से जो हमारा ये एमबीए मैनेजमेंट है, इट इज नॉट अ 100% प्रोफेशन। प्रोफेशन की कुछ चीजें हैं कि इसका मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। इसके अंदर प्रॉपर स्टडी ऑफ नॉलेज होता है जैसे प्रोफेशंस में होता है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। इस वजह से मैनेजमेंट इज नॉट एन प्रोफेशन। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास कि ऋषि शर्मा हैज रिसेंटली ज्वाइंड एबीसी लिमिटेड कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग एयर कंडीशनर। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ, कि उसका डिपार्टमेंट जो है वो अंडर स्टाफ्ड है एंड अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉई एंड इट्स कोऑपरेशन विद ईच डिपार्टमेंट इज इंप्रूव्ड। आइडेंटिफाई द लेवल, किस लेवल पे काम कर रहा है। देखो हमारे पास अब लेवल की बात आ रही है मैनेजमेंट के, तो 3 लेवल होते हैं, टॉप,
मिडल एंड लोअर लेवल। अब टॉप लेवल का काम क्या होता है? टॉप लेवल का काम पूरी कंपनी को चलाना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। मिडिल का काम क्या होता है? मिडिल का काम होता है अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली चलाना। तो ये किसकी बात करी थी इसने? ऋषि ने डिपार्टमेंट करी थी कि उसका डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ है, तो उसको बाकियों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो इट मींस ऋषि किस लेवल पे काम कर रहे हैं? मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपने डिपार्टमेंट से मतलब है और उसको लगता है कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर उसको कॉपरेशन करना है। ठीक है ना? तो ऋषि किस लेवल पे है? मिडिल लेवल के ऊपर। चलो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि गीतिका इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द बैंक। किस लेवल पे काम कर रही है? देखो, ओवरऑल ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाला तो नहीं बनाएगा, वो तो पूरे बैंक की क्या कर रही है गीतिका? प्राइवेट सेक्टर बैंक की पूरे गोल्स, उनके लिए पूरे रूल्स फॉलो कर, मतलब एक पूरी पॉलिसीज बना रही है। तो वो किस लेवल पे काम कर रही है? टॉप। क्योंकि टॉप का मेन काम क्या होता है? टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है? कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा करना, और फिर डिपार्टमेंट में एलोकेट करना। और अपने डिपार्टमेंट को चलाने का काम किसका होगा? मिडिल का। और आगे जाकर वर्कर सुपरवाइजर से काम करवाने का काम किसका, मतलब वर्करों से काम करवाने का मेन कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगी। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मोनिका इज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी सेलिंग कंप्यूटर। शी प्लान द टारगेट सेल ऑफ 2000 कंप्यूटर पर मंथ। उसने क्या प्लान किया कि 2000 कंप्यूटर पर मंथ टारगेट किया जाएगा। शी एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैरी आउट द प्लान। She has 6 salesmen working under her. She works with him, guiding him, motivate them to achieve the target sales. At the end of the month, after comparison of actual sale with the target sale, she found that actual sale exceed the target sale. तो आइडेंटिफाई करना क्या? फाइंड आउट क्या करना है? कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें किसके बारे में बात करी गई है? फंक्शंस के बारे में। तो क्या होते हैं मैनेजमेंट के? 5 फंक्शंस होते हैं। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 हमारे पास क्या होते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लाइंस को कोट करो और देखो किस किस फंक्शन के बारे में बात करी। तो पढ़ते हैं ऊपर से। तो मोनिका एक मैनेजर है कंपनी के अंदर, ठीक है ना। शी प्लान द टारगेट सेल। तो टारगेट बनाया उन्होंने 2000 कंप्यूटर का। तो क्या करी है? प्लानिंग। तो इस लाइन से हमें किसके बारे में पता चला? इस लाइन से हमें पता चला प्लानिंग के बारे में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि शी एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैरी। मतलब अब क्या कर दिया? रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया। मतलब इस लाइन से किसके बारे में पता चला? ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। शी हैज 6 सेल्समैन वर्किंग अंडर हर। तो ये क्या है? स्टाफिंग, कि स्टाफ भी प्रॉपर है। शी वर्क्स विद देम, गाइडिंग एंड मोटिवेट देम टू अचीव द टारगेट सेल। यानी कि अब उन्होंने क्या बोला कि उनको गाइड किया, मोटिवेट किया, यानी कि इस फंक्शन के बारे में बात करी, डायरेक्टिंग के बारे में बात करी। देखो, डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, किसको? एम्प्लॉइज को जो उसके अंदर काम कर। एंड आखिर में क्या किया? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द टारगेट सेल। तो ये क्या हुआ? कंट्रोलिंग की, चेक करना जो हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कौन से फंक्शंस आए? प्लानिंग भी आया, ऑर्गेनाइजिंग भी आया, डायरेक्टिंग भी आया एंड कंट्रोलिंग भी हमारे पास आ गया। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि इन अ कंपनी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% by offering discounts, but the finance department does not approve such discount as it means loss of revenue. These kind of conflict arise in organization because of the lack of one of the concept of management. तो कौन सा concept management का इसमें lack कर रहा है? देखो ध्यान से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या कि सेल्स बढ़ाना 10% डिस्काउंट देकर, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो कौन सा है? मार्केटिंग वाला, दूसरा कौन सा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे। आपस में बात नहीं बन रही है, मतलब क्या नहीं हो रहा? कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट की बात की गई है? कोऑर्डिनेशन की। देखो, कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन होगा डिपार्टमेंट के अंदर। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन जब 2 डिपार्टमेंट आपस में बातचीत ना करें, मतलब उनके बीच में किस चीज बातचीत कर रहे हैं लेकिन 2 अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो किस चीज की कमी है? कोऑर्डिनेशन की कमी है। उस कोऑर्डिनेशन का नुकसान किसको होगा? कंपनी को होगा। तो जो ये कंफ्लिक्ट है, ये किस टाइप के कंसेप्ट को बता रही है? मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट को बता रही है।
तो ये थी हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। इनमें से कुछ केस स्टडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखी हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं। तो मैंने क्या किया, आपको वो सारे इस पूरे एक तरीके से चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबकी एक एक कुछ कुछ केस स्टडीज बनाकर आपको सारी समझा दी है। इससे आपका एक बार चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी हो जाएंगी। थैंक यू।